नमस्कार। आज हम भारत सरकार के एक यूं तो छोटे से लगने वाले आदेश, एक ऑफिस मेमोरेंडम पर बात करेंगे, पर इसने जारी होते ही सालों तक देश में काफी हलचल मचा दी थी। और ये किस्सा हमें दिखाता है कि भारत में सरकार के बड़े नीतिगत फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। हाँ, तो हम समझेंगे कि सरकार की जो 3 मुख्य शाखाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये असल में कैसे काम करती हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है। हमारे स्रोत जो हैं वो इसी सरकारी आदेश के उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को खोलते हैं। बिल्कुल, एक केस स्टडी की तरह। हाँ, एक तरह से। चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं और कोशिश करते हैं इन संस्थाओं की भूमिका और उनके आपसी तालमेल को समझने की। तो किस्सा शुरू होता है 13 अगस्त 1990 से। उस दिन एक सरकारी आदेश एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ, OM नंबर 360123-190 एस्टैब्लिशमेंट SCT। इस आदेश ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBs के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। अच्छा, ये 27% वाला, और ये SC/ST आरक्षण से अलग था? हाँ बिल्कुल, वो आरक्षण तो पहले से ही था, ये उसके अलावा था SEBs के लिए। तो ये आदेश क्या ये एकदम से आ गया, अचानक से, या इसकी कोई पृष्ठभूमि थी? नहीं, अचानक कुछ नहीं था। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, पीछे जाती हैं। 1979 में एक आयोग बना था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग। वही मंडल आयोग, बहुत मशहूर। उन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी 27% आरक्षण की। अच्छा, तो सिफारिश 1980 की थी और आदेश आया 1990 में, 10 साल बाद। हाँ, 10 साल लग गए। फिर देखिए, 1989 के लोकसभा चुनाव हुए। जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। और वो जीत गए, VP सिंह प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, VP सिंह प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार बनी। तो फिर कैबिनेट ने 6 अगस्त 1990 को इसे लागू करने का एक औपचारिक फैसला ले लिया। अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों को इस फैसले के बारे में बताया। और फिर जो संबंधित मंत्रालय था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उसके अधिकारियों ने ड्राफ्ट तैयार किया। मंत्री जी की मंजूरी ली गई और फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकार की तरफ से उस पर दस्तखत कर दिया। 13 अगस्त को वो जारी हो गया। तो हस्ताक्षर तो एक अधिकारी के थे, पर फैसला असल में किसका माना जाएगा? क्या वो अधिकारी ही जिम्मेदार था या? नहीं, वो अधिकारी तो सिर्फ आदेश जारी कर रहा था। फैसला तो बहुत ऊपर के लेवल पर हुआ था। यहीं पर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की भूमिका साफ होती है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में देखिए 2 हिस्से होते हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब आते हैं, चुने हुए नेता जो नीतियां बनाते हैं। हाँ, जो नीतियां बनाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और दूसरा हिस्सा है स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी हमारे सिविल सेवक, IAS, IPS अफसर वगैरह, जो लागू करते हैं। बिल्कुल, जो इन फैसलों को जमीन पर उतारते हैं। इस मामले में ये जो 27% आरक्षण का बड़ा नीतिगत फैसला था, ये राजनीतिक कार्यपालिका ने लिया था, कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, कैबिनेट की बैठ के वही चेयर करता है। मंत्रियों को नियुक्त करना, हटाना, ये सब अधिकार उसी के पास हैं। हालांकि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के जरिए होता है। और राष्ट्रपति, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, पर उनकी ज्यादातर शक्तियां नाम मात्र की यानी नॉमिनल होती हैं। असली ताकत प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, उसे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। मंत्रियों की नियुक्ति भी उन्हीं के नाम पर होती है, कानूनों पर आखिरी मोहर भी वही लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कार्यपालिका की बात। लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री ने संसद को भी बताया था, तो संसद यानी लेजिस्लेचर का क्या रोल था इस फैसले में? फैसला तो कैबिनेट ने ले लिया था। हाँ, फैसला कैबिनेट का था। संसद ने विधायिका ने सीधे ये आदेश जारी नहीं किया, ये सच है। लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में पहले बहसें हुई थी, चर्चा हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उन चर्चाओं ने एक तरह का माहौल बनाया था। सरकार पर एक दबाव था कि इन सिफारिशों पर कुछ करना है। कोई भी सरकार, खासकर इतने बड़े नीतिगत फैसले पर, संसद को अनदेखा नहीं कर सकती। क्यों? क्या अड़चन आ सकती थी? देखिए, खास तौर पर लोकसभा को। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को हटा सकती है। अच्छा,
हाँ, ये तो है। तो भले ही संसद ने सीधे बटन नहीं दबाया, पर उसका असर, उसका वजन पृष्ठभूमि में हमेशा रहता है। सरकार को संसद का विश्वास चाहिए होता है। समझ गई। तो कार्यपालिका ने फैसला लिया, संसद का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। लेकिन फिर जब यह आदेश लागू हुआ तब तो काफी हंगामा हुआ था, विरोध प्रदर्शन। हाँ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ देश भर में। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, कुछ हिंसक भी हुए। मामला बहुत गर्मा गया था। तो फिर ये मामला सुलझा कैसे इतने विवाद के बाद? यहीं पर हमारी तीसरी महत्वपूर्ण संस्था सामने आती है, न्यायपालिका, जुडिशरी। अदालतें। हाँ, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये कि इस आदेश के खिलाफ कई संगठनों ने अदालतों में केस दायर कर दिए। इसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इन सारे मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और खुद सुनवाई करने का फैसला किया। इस केस को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला के नाम से जाना जाता है। बहुत ऐतिहासिक केस है ये। इंदिरा साहनी केस, हाँ सुना है। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच बैठी थी। 1992 में उन्होंने बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का ये जो 27% आरक्षण का आदेश है, ये वैध है, संवैधानिक है। अच्छा, तो कोर्ट ने इसे सही ठहराया? हाँ, मोटे तौर पर सही ठहराया। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि सरकार को इस आदेश में संशोधन करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो संपन्न तबका है, जिसे क्रीमी लेयर कहते हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर? हाँ, तो मतलब आरक्षण रहेगा पर जो पहले से सक्षम है उन्हें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो कोर्ट ने एक तरह से सरकार के फैसले को मान्य भी किया और उसमें सुधार भी करवाया। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कैसे एक संतुलन बनाने का काम करती है। इसके बाद फिर सरकार ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आदेश में बदलाव किया और 8 सितंबर 1993 को एक नया संशोधित ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। तब जाकर यह मामला कुछ हद तक शांत हुआ। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे ये तीनों संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक तरह से मिलकर काम करती हैं। फैसले लेना, उन्हें लागू करना और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाना। बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर नजर भी रखती हैं, जिसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। हाँ, और इन संस्थाओं का होना, नियम कानून होना, प्रक्रियाएं होना, ये सब बहुत जरूरी हैं। कभी कभी लगता है कि इनमें बहुत देर लगती है, बैठकें होती हैं, फाइलें चलती हैं। हाँ, लगता तो है कि ब्यूरोक्रेसी है, धीमी है प्रक्रिया। हाँ, धीमी लग सकती है, पर इसका फायदा ये है कि हर पहलू पर विचार हो जाता है। अलग अलग लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे कोई गलत फैसला ना हो जाए, ये प्रक्रियाएं इसे रोकती हैं। ये बात तो सही है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है और इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत अहम है। जजों की नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया स्वतंत्र होती है। उनके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इसी वजह से उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत में एक बड़ा नीतिगत फैसला कैसे विभिन्न संस्थाओं से होकर गुजरता है। कैबिनेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी सीमाएं हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया भले ही थोड़ी जटिल लगे, कभी कभी धीमी भी लगे, पर यही व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित ना हो जाए, कोई एक संस्था मतलब निरंकुश न बन जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या ये जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं जो लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी हैं, क्या ये कभी-कभी मतलब जरूरी बदलावों की राह में अनजाने में ही सही एक बाधा भी बन जाती हैं? क्या तेजी से फैसले लेने की जरूरत और प्रक्रियाओं का पालन करने के बीच संतुलन बनाना हमेशा आसान होता है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद।